नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव की तैयारियों के लिए समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी पहले 7 सीट पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करती हुई नजर आई। उन्होंने 2 सीटें कहीं ना कहीं अपने यहाँ पर सहयोगी दलों के लिए छोड़ दी, यानी कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के लिए छोड़ दी। उसमें कहीं ना कहीं जो नाम निकल कर आ रहा था वो कांग्रेस पार्टी का नजर आ रहा था और उसमें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ये मांग करते हुए नजर आ रहे थे कि उनको 3 सीटें उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में दी जाए। लेकिन अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इस बात से इनकार करते रहे और 2 सीटों की यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी मांगों को पूरा करने की बात कहते हुए नजर आए। लेकिन अब मामला जो है वो पूरा पलटता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने फूलपुर की एक सीट भी अब कांग्रेस की झोली में डाल दी है, यानी कि अब 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई नजर आएगी। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात से एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को देख रही थी। अब 2 पार्टियां एक साथ आती हैं जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हो जाती है, तो अब क्या 2 पार्टियों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर लेने में कामयाब होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो 8 सीटों पर अपनी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी और ऐसे में एक सीट जो थी अपने सहयोगी दलों के लिए बचाई थी, जिसमें जयंत चौधरी का नाम सामने आ रहा था। अब किस तरह से यहाँ पर समीकरण बनते और बिगड़ते हुए नजर आएंगे, ये तमाम यहाँ पर मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत को हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को कि अखिलेश यादव एक दौर था जब कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को केवल 2 सीटों की बात करते हुए नजर आए थे कि उनको 2 सीटें वो देंगे, लेकिन अब जिस तरह से राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस आलाकमान ने जो प्रेशर बनाया है वो प्रेशर कहीं ना कहीं यहाँ पर कामयाब होता हुआ नजर आया और अब 3 सीटों की यहाँ पर उनकी डिमांड कांग्रेस पार्टी की पूरी करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? देखिए मनीष, बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं दबाव तो काम आया, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का नहीं बल्कि सपा का दबाव काम आया, क्योंकि आप देखें कांग्रेस पार्टी लगातार 5 सीटों की वकालत कर रही थी कि भाई 5 सीटें हमें मिलनी चाहिए। अखिलेश ने कहा कि महज 2 सीटें हम आपको देंगे, लेकिन आज जिस तरह की खबर सामने आई कि भाई चलिए फूलपुर भी हम आपको दे देते हैं, 3 से ज्यादा के आप हकदार भी नहीं है। और देखा जाए सही मायने में तो कांग्रेस पार्टी को अभी बहुत मेहनत करनी है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर उनके विधायकों की संख्या देखें तो इक्का दुक्का नजर आती है, तो ऐसे में उनको 3 सीटें भी अगर मिल रही है उपचुनाव में लड़ने के लिए, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा नंबर है। कांग्रेस पार्टी को इसमें मेहनत करनी चाहिए, अपना जमीन पे जो कह सकते हैं कार्यकर्ता उनको समेटना चाहिए, एक मजबूत संगठन तैयार करना चाहिए दोबारा जमीनी स्तर पर, तब जाकर पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं टक्कर पे आकर खड़ी हो सकती है। अब जिस तरह से हम देख रहे थे कि हमने हरियाणा का चुनाव देखा कि इंडिया गठबंधन के जो दल थे वो अलग अलग होकर चुनाव लड़ते हैं और बुरी तरह से उनकी हार वहां पर होती है। इसी सबब आप अगर उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल है 2024 में कि बीजेपी का डंका बजता था उत्तर प्रदेश में, अगर हम 2014 की बात करें तो 72-71 सीटें उनको मिली, अगर हम 2019 की बात करें तो 62-63 सीटें उनको मिली। इसके बाद 2024 में जब इंडिया गठबंधन बना और यहाँ पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया, तो कोई भी ये मानने को राजी नहीं था कि सपा की इतनी बड़ी जीत हो सकती है। लेकिन जब परिणाम सामने आए तब पता चला कि यहाँ पर सपा जो है वो 37 सीटें लेते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी जो कह सकते हैं इक्का दुक्का सीटों पर सिमटी हुई थी, उसके खाते में भी 6-7 सीटें आ जाती है। तो तमाम समीकरण बताते हैं कि जब तक आप साथ हैं तब तक आप खास हैं, जैसे आप अलग अलग हो जाते हैं तो आपका कोई भी वजूद या अस्तित्व उतना मजबूत दिखाई नहीं पड़ता कि आप बीजेपी को टक्कर दे पाए। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी की कांग्रेस यहाँ पर नजर आ रही है। अब ऐसे में किस तरह से समीकरण बनते और बिगड़ते हुए नजर आएंगे, ये एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तमाम कई चुनाव यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या देश भर में होने वाले लोकसभा चुनाव हो उसमें धर्म के मुद्दे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ती हुई नजर आई, तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी के पास नए मुद्दे हैं लड़ने के लिए? क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा, धर्म का मुद्दा अयोध्या में कहीं ना कहीं फीका पड़ता हुआ नजर आया। अयोध्या में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी का दबदबा कायम रखा और उसके बाद अवधेश प्रसाद वहां से सांसद बनते हुए नजर आए, जो कि कहीं ना कहीं फैजाबाद सीट से चुनते हुए नजर आए। उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर सियासत गर्माती हुई नजर आई है और उपचुनाव को लेकर जिस तरह की यहाँ पर कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कमबैक करती हुई नजर आएगी, भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह समाप्त हो गई है, तो सर किस तरीके से देखते हैं, क्या वाकई यहाँ पर ये कहना सही होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंतर
अंतर्कलह थी, या यूं कहें कि एनडीए के सहयोगी दलों की जो सहमति थी वो नहीं बन पा रही थी ठीक से, क्या वो सहमति अब बन गई है? और जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के बीच सियासी खींचतान जारी थी, क्या वो भी अब मामला यहाँ पर शांत होता हुआ नजर आ रहा है? क्या लगता है? देखिए बिल्कुल मनीष, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें और जाहिर बात है बीजेपी सबसे पावरफुल अभी भी वहाँ पार्टी मौजूद है, राज्य में भी उनकी सरकार नजर आती है, लोकसभा में भले उनकी सीटें कम हुई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह सफाया उनका हो गया है। अब यहाँ पर क्या बीजेपी पलटवार कर सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी किसी चुनाव के अंदर शामिल होने जा रही है, तो क्या यहाँ पर बीजेपी अपना पुराने वाला जो फ्लेवर था, अंदाज था, उसमें ही दिखाई पड़ेगी या दबाव में नजर आएगी? आपने शुरुआत में कहा कि अब कहीं ना कहीं जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं वो एक साथ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य की जो बयानबाजी और जिस तरह दिलचस्पी उनकी होनी चाहिए वैसी दिखाई नहीं पड़ रही। ब्रजेश पाठक उतनी कह सकते हैं सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं। सीएम योगी के ऊपर लगातार जो टीका फोड़ने की प्रोसेस थी, लगातार देखा जाए तो बीजेपी के जो बड़े नेता थे वो कहीं ना कहीं उनको घेरते हुए दिखाई पड़ रहे थे। आज भी मथुरा के अंदर सीएम योगी की और आरएसएस प्रमुख की बैठक है, तो ऐसे तमाम सारी चीजें जो कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या वाकई बीजेपी अब कमबैक कर सकती है? आपने हिंदुत्व के मुद्दे के बारे में जिक्र किया, हम अयोध्या को अगर देखें तो यहाँ पर बीजेपी सबसे अधिक ताकतवर दिखाई पड़ती थी। यहाँ पर अगर वोट बैंक के लिहाज से भी देखा जाए तो बीजेपी ऐसा लग रहा था कि चुनाव आसानी से जीत जाए, लेकिन अवधेश प्रसाद पासिंग जिसने चुनाव जीता उसके बाद सपा ने ये बता दिया कि भाई अब धर्म की जो राजनीति है उसको बीजेपी को स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि धर्म का जो सबसे बड़ा अड्डा बीजेपी के लिए था, या यूं कहा जाए कि बीजेपी ने जिस नाम के सहारे अपना चुनाव लड़ा उसी जगह पर उनकी हार हुई। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर भी अब लोगों ने धर्म से परे होकर अब काम को वोट देना शुरू कर दिया है, और ये बीजेपी के लिए कोई कह सकते हैं जो पुराना ढर्रा चला आ रहा है उसमें उनको बदलाव करने की जरूरत है। अगर वो बदलाव नहीं करते हैं तो यहाँ उनको मुंह की खानी पड़ सकती है। आप देखिए हरियाणा में भले ही आपने कह सकते हैं कि बीजेपी ने सरकार बना ली, लेकिन अगर वोट शेयरिंग देखेंगे तो लगभग कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का वोट शेयर मनीष एक जैसा नजर आता है कि दोनों 40% के आजू बाजू दिखाई पड़ती है। तो ये जो पूरे का पूरा हम गणित समझते तो नजर ये आता है कांग्रेस पार्टी को, भले ही आप ये कहें कि वो सरकार नहीं बना पाई, लेकिन जो वोट शेयरिंग पर आप नजर डालते हैं तो पता लगता है कि बीजेपी के साथ में खड़ी हुई है। 2-4 सीटें इधर से उधर हुई होती तो आज सत्ता में कांग्रेस पार्टी बैठी होती। आप देखिए हमने जब 2023 के चुनावों में देखा कि जब 3-4 स्टेट में चुनाव हुआ, भले ही बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई हो, लेकिन अगर वोटों का कैलकुलेशन वहां पर भी देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी को 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले, तो वहीं बीजेपी को 4 करोड़ 80 लाख वोट मिले, यानी कि बीजेपी से 10 लाख ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिले। तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है या लोग उसको पसंद नहीं कर रहे, ये बीजेपी को ऐसा सोचना उनके ऊपर भारी पड़ सकता है, क्योंकि अगर इन उपचुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी तो यहाँ उसको अपना दामन बचाना बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि 9 सीटों के ऊपर अगर बीजेपी की जो सहयोगी दल है लगातार जो लड़ने की बात कर रहे हैं कि भाई हम 2 पे लड़ेंगे, हम 3 पर लड़ेंगे, संजय निषाद अभी भी दिल्ली में रुके हुए हैं, लगातार जेपी नड्डा से बात कर रहे हैं, कभी अमित शाह से बात होने की खबरें आती हैं। तो ऐसे में उनको भी चाहे कि कम से कम 2 सीटों पर चुनाव में मुझे लड़ने का मौका दिया जाए, लेकिन बीजेपी 8-1 के फॉर्मूले पर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जाने वाली है, यानी कि 1 सीट जो है आरएलडी को देगी, इसके अलावा 8 सीटों के ऊपर कुछ चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर अगर पूरे माहौल को समझा जाए तो ये लग रहा है कि बीजेपी कहने के दबाव में है, और इस दबाव का फायदा क्या सपा और इंडिया गठबंधन जो गठबंधन है क्या वो उठाते हुए नजर आएंगे, ये अपने आप में देखने वाली बात होने वाली है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के बीच जो अंतरकलह का माहौल देखा जा रहा है, या यूं कहें एनडीए के दलों की जो सहमति ठीक तरीके से नहीं बन पा रही है, तो क्या उसका फायदा यहाँ पर इंडिया गठबंधन, सपा, कांग्रेस उठाते हुए नजर आएंगे? और सर ने जिस तरह से जिक्र किया यहाँ पर संजय निषाद का कि दिल्ली में मौजूद है, अमित शाह से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर कुछ बड़ा यहाँ पर इस मुलाकात के बाद फैसला होता हुआ नजर आ सकता है, तो क्या लगता है क्या सर जिस तरह से यहाँ पर संजय निषाद पूरी कवायद में जुट गए हैं कि उनको जो 2 नहीं तो 1 सीट जो भारतीय जनता पार्टी ने रोक रखी है अपने सहयोगी दलों के लिए कि वही सीट उनको मिल जाए, तो क्या लगता है यहाँ पर आरएलडी का यहाँ पर पत्ता साफ होएगा और यहाँ पर संजय निषाद यहाँ पे अपनी बातचीत करने में कामयाब होते हुए नजर आएंगे? देखिए मनीष, अगर यहाँ पर संजय निषाद की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि 2 सीटों की जो बात कर रहे हैं, मझगांव कटहरी हो, दोनों ही सीटें कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि संजय निषाद उनकी पार्टी यहाँ पर लड़ती नजर आई थी। 1 सीट पर उनकी हार हुई, बीजेपी के इस नाते कह रहे हैं कि इन दोनों सीटों पर हमें चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार खबरें आ रही है कि भाई हम अपने निशान पर आपको चुनाव लड़ने का मौका दे सकते हैं किसी 1 सीट के ऊपर, लेकिन आप ये कहें कि अपने चुनाव चिन्ह पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो ये कहीं से भी स्वागत योग्य नहीं है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। आप देखिए 2024 चुनाव में जो संजय निषाद के बेटे हैं प्रवीण निषाद, वो
संत कबीर नगर से चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के निशान पे जी। और उनको हार का मुंह देखना पड़ता है। तो यहाँ संजय निषाद को ये चीज को लेकर परेशानी हो रही है कि भाई उनकी पार्टी का अस्तित्व कहीं खत्म ना हो जाए, बीजेपी का प्रभाव जिस तरह से नजर आता है कि उनकी पार्टी को दबा ना दे। तो अब कई तरह की जो मुश्किलें हैं वो यहाँ पर बीजेपी के लिए सामने आ रही है, क्योंकि संजय निषाद अगर नाराज होकर इंडिया गठबंधन में चले गए जी। तो राजा भैया पहले ही नाराज है, और राजा भैया के नाराज होने की वजह से बीजेपी को कितना बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा है तो बीजेपी का अच्छा कोई नहीं जान सकता। तो यहाँ पर अगर एक छोटे छोटे दल बगावत करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए काफी मुश्किलात होने वाली हैं, और जो सपना बीजेपी देख रही है कि भाई जिन 8 सीटों में चुनाव लड़ेंगे उसमें से कम 5 सीटें हमारे पाले में आएंगी, वो उनका सपना बनकर रह सकता है। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं सपना बनकर ही रह सकता है। लेकिन सर यहाँ पर मैं एक छोटा सा सवाल और जोड़ना चाहूंगा कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव जो लड़ा जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक सीट सहयोगी दलों के लिए रोक के रखी हुई है, और ऐसे में वो सीट कहीं ना कहीं आरएलडी के खाते में जाना है यहाँ पर लगभग तय है। और दूसरी बात, अगर समाजवादी पार्टी की बात कर ले या इंडिया गठबंधन की बात कर ले कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से उपचुनाव में उतरती हुई नजर आ रही है, तो अपनी बची हुई 3 सीटें तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर कांग्रेस के खाते में डाल दी हैं। तो क्या लगता है, क्या अब इंडिया एनडीए गठबंधन से इतर हटकर क्या संजय निषाद, मायावती या आजाद का रुख कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि यहाँ पर तीसरा गठबंधन भी एक बन सकता है, लेकिन अभी उसकी संभावना उपचुनाव में बहुत कम नजर आती है, क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो चुका है और ऐसे में अगर साथ आते भी हैं तो अभी कोई बड़ी भूमिका नहीं बन पाएगी। हाँ, संजय निषाद ये कर सकते हैं कि भाई सपा के पास जाएं कि भाई एक आध सीट पे आप चुनाव लड़ने का मौका हमें भी दीजिए, हम आपके साथ आकर खड़े हो गए। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए मैं फिर कहूंगा ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि बीजेपी लगातार दावा करती है, आपने देखा भी होगा कि एक अकेला मोदी सबके ऊपर भारी पड़ रहा है। तो ये जो जुमला है लगातार इसको लेकर क्रिटिसाइज भी किया जाता है बीजेपी को कि भाई आपके साथ में 38-40 दल हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं आप पावर में इतनी ताकत के साथ में आते हो। लेकिन अगर आप इस तरह से बात कहोगे और अपने सहयोगी दलों की आप इज्जत नहीं करोगे, वक्त नहीं करोगे, आप देखिए जेडीयू जो बिहार में बीजेपी के साथ है, और ये लगातार कहा गया मनीष कि अगर बीजेपी के साथ जेडीयू नहीं होती तो बिहार में बीजेपी की हालत बेहद खराब होती लोकसभा चुनाव में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आप आइए, यहाँ पर अगर 16 सीटों के ऊपर मायावती ने बीजेपी को इस तरीके सपोर्ट नहीं किया होता तो 16 सीटें बीजेपी खाते से और कम हो जाती। तो तमाम जो सहयोगी दल हैं वो न सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाना, बल्कि जो बीएसपी है उसकी वजह से भी बीजेपी को काफी फायदा मिल रहा है। आप देखिए, अगर हम हरियाणा की बात करें तो तकरीबन 1.5% के आसपास वोट मायावती को मिलता है जी, और वो भी बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाती हुई नजर आती है। तो ये तमाम सारी बातें हैं, लेकिन संजय निषाद का आप जिक्र कर रहे हैं, आप जयंत चौधरी का जिक्र कर रहे हैं, आप अनुप्रिया पटेल का जिक्र कर रहे हैं, आप ओपी राजभर की बात कर रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं बीजेपी से इस समय खफा नजर आते हैं। आप अनुप्रिया पटेल को देखिए, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना जरूर होना चाहिए। तो यानी कि बीजेपी की जो कह सकते हैं लाइन है उससे हटकर चलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये अपने आप में बताता है कि आने वाले दिनों में अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं हो पाया, अगर कह सकते हैं कि योगी जी या मोदी जी साथ लेकर नहीं चल पाए या उनकी मांगे पूरी नहीं की, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को आने वाले 2027 के चुनाव में बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में एनडीए के सहयोगी दलों की बात ना मानना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान का सबब बन सकता है। और ऐसे में उपचुनाव को लेकर जिस तरह से सहयोगी दल सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 8-1 के फॉर्मूले पर अड़ी हुई है। एक सीट जयंत चौधरी को देने की बात तय हो गई है। अब ऐसे में एनडीए के सहयोगी दल क्या उपचुनाव में ही खेल बिगाड़ते हुए नया गठबंधन बनाते हुए नजर आएंगे, या फिर अभी रुक कर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव का इंतजार करेंगे और विधानसभा चुनाव में आजाद और मायावती के खेमे में जाते हुए नजर आएंगे? किस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत में अब समीकरण बनते बिगड़ते नजर आएंगे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9।